हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यम झा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन का तीसरा वीडियो करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग कन्वेंशन, अब ये कन्वेंशन शब्द किधर से निकला है? ये शब्द है कन्वेंशन। कन्वेंशन हम लोग क्लास 9-10 में कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। इसका मतलब जो कन्वेंशनल, जो प्राचीन समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, प्राचीन समय से इस्तेमाल होता है, प्राचीन समय से इस्तेमाल होता है। कन्वेंशन का भी यही मतलब है कि जो भी पद्धति या जो भी प्रिंसिपल बहुत समय से इस्तेमाल हो रहा है, इसी को हम लोग कन्वेंशनल प्रिंसिपल्स या कन्वेंशंस बोलते हैं। क्योंकि ये अकाउंटिंग में है तो इसको हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 अकाउंटिंग कन्वेंशंस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। अब इसके तहत क्या होता है, मान लेते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है। इस साल हम लोग अपने एसेट पर WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, या रिटन डाउन वैल्यू मेथड से हम लोग अपने एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हम लोगों ने एक नया अकाउंटेंट रख लिया और वो जो एसेट्स है उस पर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगा। तो देखिए 2020-21 में हम लोग यहाँ पर WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे। अब चूंकि यहाँ पर एक नया अकाउंटेंट आया है तो वो यहाँ पर चार्ज करने लगा स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो दोनों में से कौन सही चार्ज कर रहा है और कौन सही है, पहला वाला अकाउंटेंट या दूसरा वाला? पहला वाला हमेशा सही होगा, क्योंकि वो जो भी कन्वेंशन है उसको फॉलो कर रहा है, पहले से जो चला आ रहा है। जो नया अकाउंटेंट अभी आया, दूसरा नंबर का अकाउंटेंट, उसने एक सेकंड कैमरा जो नया अकाउंटेंट आया है उसने स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पर लगाना चालू कर दिया, जबकि कन्वेंशन या प्राचीन समय से क्या चला आ रहा है, WDV मेथड। तो जो दूसरा अकाउंटेंट कर रहा है वो चीज़ गलत है। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन हम लोग को यही कहता है कि जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं या जो भी हम लोग मेथड लगा रहे हैं अपने अकाउंट्स को, बुक को प्रिपेयर करने के लिए, वो हमेशा कंसिस्टेंट अप्रोच में होना चाहिए। तो एक बार पढ़ लेते हैं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड एंड प्रैक्टिसेस शुड बी चेक्ड एंड नो चेंजेस मेड फ्रॉम ईयर टू अनदर। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन मेथड, अक्रूवल बेसिस मेथड, फीफो लीफो मेथड, यानी इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। इस तरह से हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट है जिस साल हम लोग लगा रहे हैं वो हर साल वैसे ही फॉलो होगा हमेशा। आगे चलते हैं प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस, दूसरा आता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कन्वेंशन। अब प्रूडेंस, इसका हिंदी मीनिंग होता है बुद्धिमता। बुद्धिमता। अब चूंकि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इस पर एग्जांपल पे अच्छे से समझ में आएगा। आपका एक फर्म है, आप लोग एक बिजनेस चलाते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। आप लोगों ने 50,000 रुपये का स्टॉक बनाया, क्या कह सकते हैं, क्लोथिंग बनाया। उसको आपने मार्केट में 1.5 लाख का शो किया।
पर आपने इसको बेचा किस में? 1 लाख में। इसका मतलब क्या? जैसे आप लोग कभी अगर मॉल जाते होगे तो उस पर लिखा होता होगा 800 काट के 499। इसका मतलब क्या मॉल उस 800 वैल्यू को अपने, तो क्या मॉल को इतना फ़ायदा हो रहा है? तो मॉल इसका मतलब 800 रुपये रिकॉर्ड करेगा, उसमें से 499 घटा देगा, तो उतना मॉल को फ़ायदा हो रहा है। ये गलत मेथड। अब ये कैसे होगा बताता हूँ मैं कैसे गलत। जैसे कि आपने 50,000 रुपये का एक सामान खरीदा या स्टॉक बनाया, क्लोथिंग बनाया, बेचा आपने उसको कितने में? 1 लाख में। सोल्ड किया 1 लाख में। बेचना आपको 1 ही लाख में था, और उस पर आपने 50% का डिस्काउंट दिया था, तो मार्केट प्राइस कितना था? कितना? और बेचा कितने में, या डिस्काउंटेड प्राइस कितना है? 1 लाख। तो ये जो 50,000 रुपये का गैप है, इन दोनों में से कौन सा वैल्यू अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा? तो हमेशा तो एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन दोनों में से जो भी हमेशा कम हो उसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, या कन्वेंशन कहता है कि उसको हम लोग को रिकॉर्ड करना है। अब मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम लोगों ने 5, मान लेते हैं पहले वर्ड के सिनेरियो में कि अगर यहाँ रिकॉर्ड करते तो अब हम लोग को कैसे प्रॉफिट मिस अप्रोप्रिएशन होता है। जैसे 50,000 का सामान, इसको हम लोगों ने 1.5 लाख में बेचा। इसका मतलब क्या? 1 लाख रुपए का हम लोग को प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर दूसरे केस में 50,000 का सामान है, हम लोगों ने उसको 1 लाख में बेचा, यहाँ पे हम लोग को 50,000 प्रॉफिट हुआ। पर उस सामान का असली वैल्यू क्या था? असल वैल्यू, क्योंकि ये तो मार्केट वैल्यू है, उसके बाद डिस्काउंटेड प्राइस। असल वैल्यू में आपने कितने में बेचा? 50,000 एक्स्ट्रा आया आपके पास, यानी 1 लाख में बेचा। तो ये जो 1.5 लाख है, ये क्या है? मार्केट प्राइस। और ये जो 1 लाख है वो है डिस्काउंटेड प्राइस। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कभी भी हम लोग अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट को मिस अप्रोप्रिएट करता है। हम लोगों ने यहाँ पर भी तो 50% का प्रॉफिट कमाया है, पर उतना पर हमने बेचा कितने में है? 1 लाख में है, और हम दिखा कितने का रहे हैं? 1.5 लाख का। तो यहाँ पर प्रॉफिट सीधा डबल हो जा रहा है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एज ए रिजल्ट, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन अकाउंटेंट शुड टेक ऑल द prospective losses into account and leave the anticipated profit। अब एक बुद्धिमान अकाउंटेंट उसको कहा जाता है कि जो भी होने वाला लॉस है या हमारे आने वाले खर्चे या लॉस हैं उसको सबसे पहले अपने अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड कर लो, जबकि जो भी प्रॉफिट जो कि जिसमें पता है आ चुका है उसको रिकॉर्ड बुक्स में मत करो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है, जिसके कारण ये हमारे नेट इनकम को कम कर देता है। हम लोग को अपने नेट इनकम को कम या अंडर स्टेट करके दिखाना है, जिसके कारण हम लोग को टैक्स कम देना पड़े। ये टैक्स से बचने का भी एक तरीका होता है, और साथ साथ इन्वेस्टर को भी इससे फर्म का फेयर वैल्यू पता चलता है। अब चूंकि मान लेते हैं आपने 1 लाख का 50,000 का सामान 1.5 लाख में लिख के 1 लाख में बेचा, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग अगर 50,000 करते तो यहाँ पर 1 लाख का आपको प्रॉफिट होता, डायरेक्ट 100% का आपको 200% का आपको प्रॉफिट होता। जबकि आपका रियल या नेट प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख है, सॉरी 50,000 है, क्योंकि इसका क्या है? सिर्फ 100%। तो यहाँ पर प्रॉफिट का ओवर एस्टिमेशन हुआ और यहाँ अंडर एस्टिमेशन। तो ये जो वैल्यू है हमेशा ये रिकॉर्ड किया जाएगा जो अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू होता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम लोग को यही कहता है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है?
अब इसका हम लोग यूज़ करते क्यों हैं? डोंट कंसिडर एनी इनकम गेन टिल रिलेटेड टू कैश, यानी जब तक कैश से जुड़ा ना हो तब तक इनकम या गेन को कंसिडर मत करो। क्रिएट प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। आपने 11th-12th में जब अकाउंट्स पढ़ा होगा तो डेप्टर्स के नीचे DBTORS के नीचे यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखा रहता है, उसके नीचे आपको लिखा रहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कुछ अमाउंट, और वो घटा के नेट डेटर्स कुछ अमाउंट। इसका मतलब क्या? ये प्रोविजन या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसका मतलब क्या होता है? जो भी हमारे खर्चे हैं, हम लोगों को डेटर्स पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लेनदार जो हमसे पैसा लिए हैं वो हमें नहीं लौटा पाएंगे, इसलिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा एक्सपेक्टेड लॉस होता है। अगर आपको किसी इंसान पर शक है कि वो नहीं दे पाएगा तो आप लोग ये प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं। तो ये क्या है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के कारण ही हम लोग अलग अलग प्रोविजन का अकाउंट या कंटिजेंसी का अकाउंट बनाते हैं। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पर मेकिंग ऑफ PFDD फॉर डेटर्स, वेलिंग स्टॉक इन ट्रेड एट CP NRV विच एवर द लेस, प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट में आपको कहीं लॉस होने का खतरा है तो आप लोग वहाँ पर भी प्रोविजन बना सकते हैं। चार्जिंग क्रॉकरी टू रेवेन्यू। उसके बाद WDV ऑफ डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, गुडविल के नीचे अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस भी लगाते हैं। शोइंग पॉलिसी है सरेंडर वैल्यू, नो डिस्काउंट फॉर क्रेडिटर, क्रेडिटर को आप डिस्काउंट नहीं देते। अब चूंकि हम लोग क्रेडिटर को अगर डिस्काउंट दे देंगे तो हमारा लाइबिलिटी अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर क्रेडिटर है 1 लाख का, अब इसको हम लोगों ने डिस्काउंट दे दिया 20,000 का, तो यहाँ पर नेट क्रेडिटर कितने आ गए? नेट क्रेडिटर्स 80,000। तो यहाँ पर हमारा जो लाइबिलिटी साइड है ये क्या हो गया? अंडर एस्टिमेट हुआ, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ओवर एस्टिमेट हो जाएगा या नहीं? लाइबिलिटी कमेगा, अपने आप प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि हम लोग क्रेडिटर को डिस्काउंट या जो भी डिस्काउंट देखते हैं उसको हम लोग अपने अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। सेम चीज़ जैसे हम लोग जब स्टॉक को डिस्काउंटेड प्राइस में बेचते हैं तो उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, तो इसको बोलते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। आगे आता है मटेरियलिटी कन्वेंशन। अब इस कन्वेंशन के तहत अकाउंटेंट को जो भी मटेरियल इन्फो है उसको अपने अकाउंट्स के बुक में पूर्णतः या पूरी तरह से डिस्क्लोज या बताना पड़ता है अपने अलग अलग उसके यूज़र्स को, इन्वेस्टर्स को, क्रिएटर्स को। अब मटेरियलिटी एक सब्जेक्टिव टर्म है, ये मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। जैसे कि एक बिजनेस है जिसमें कैपिटल लगा है 20,000 रुपये, और एक बिजनेस है जिसमें कैपिटल लगा है 20 लाख रुपये। अब यहाँ पर जो लूज टूल्स होगा उसको हम लोग इन्वेंट्रीज में काउंट करेंगे, या कभी कभी इसको हम लोग करेंट एसेट में भी काउंट करते हैं। जबकि यहाँ पर जो लूज टूल्स होगा इसको हम लोग मटेरियल में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी लूज टूल्स, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल इतना बड़ा है तो ट्रांजैक्शन भी बहुत बड़े बड़े हो रहे होंगे। तो जो लूज टूल्स या छोटे मोटे टूल्स हैं
उसको हम लोग अकाउंट में के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। जबकि यहाँ पर चूँकि कैपिटल कम है तो हम लोग को जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना होगा, हमारे पास जो भी है। कहीं कहीं लूज टूल्स को करेंट एसेट में भी डाल दिया जाता है, कहीं कहीं लूज टूल्स को इन्वेंट्रीज में भी डाल दिया जाता है। ये दोनों सही है। अकाउंटेंट को चाहिए कि वो, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट डाला जाता है, और अगर आप लोग इसको करंट एसेट में डालना है तो आपको मस्ट बी डिस्क्लोज्ड बाय द अकाउंटेंट, यानी अकाउंटेंट को ये बात डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि किस चीज़ को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग मटेरियलिटी कन्वेंशन बोलते हैं। एन आइटम मटेरियल फॉर वन पर्पस कैन बी इमटेरियल टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल लूज टूल फॉर वर्कशॉप एंड लूज टूल्स कांट बी मटेरियल फॉर मारुति उद्योग, जो मैं बताया वो एक लार्ज इंडस्ट्री है, जबकि एक वर्कशॉप क्या है, स्मॉल बिजनेस है। तो यहाँ पर लूज टूल्स का जो वैल्यू या मटेरियल होगा वो बहुत कम होगा। अब चूंकि सब्जेक्टिव टर्म है तो लोग इस पर अभी भी इस पर बहस चलता है कि लूज टूल्स को किस में रिकॉर्ड किया जाए, पर अभी के लिए हम लोग इसको इन्वेंट्रीज या स्टॉक में रिकॉर्ड करते हैं। और अगर इसको करंट एसेट में रिकॉर्ड करना हो तो इसको हम लोग को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हो गया मटेरियलिटी कन्वेंशंस। इसके बाद आता है टाइमलीनेस कन्वेंशन। अब कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी जीएसटी है आपको 1 जुलाई से पहले पे कर देना है। ये हाल फिलहाल में न्यूज़ आया था, क्योंकि उसके बाद आपको फाइन चार्ज होता है। तो ये कन्वेंशन भी उसी चीज़ को दर्शाता है कि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग अपने अकाउंट्स के बुक से चाहते हैं वो एक टाइमली मैनर में हो। According to this convention, accounting provide the info and their user in a timely manner. Otherwise, it may not be useful. अब आपको अगर 20-22 का प्रॉफिट दे दिया जाए, ठीक, और आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, 2020-22 का इंफॉर्मेशन दे दिया जाए और आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, या 2015-16 का इंफॉर्मेशन दे दिया जाए तब आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना हो, कौन सा डाटा आपको ज़्यादा रिलायबल लगेगा? जो अभी का रीसेंट डाटा है, रीसेंट डाटा जो है वो आपको ज़्यादा रिलायबल लगेगा, जबकि ये डाटा रिलायबल नहीं लगेगा। ठीक, जैसे कि क्वार्टरली रिपोर्ट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन जुलाई एंड प्रेजेंटेड इन अगस्त विल बी लूज इट्स यूटिलिटी। क्योंकि क्वार्टरली रिपोर्ट है तो हर 3-3 महीना पर इसको प्रेजेंट करना होता है। अगर इसको जुलाई के बदले अगस्त में प्रेजेंट किया गया तो इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग टाइमलीनेस कन्वेंशन। अब आगे चलते हैं इंडस्ट्री प्रैक्टिस कन्वेंशन। अब जैसा कि इसके आपको नाम से ये लग रहा होगा, इंडस्ट्री प्रैक्टिस या जो भी कन्वेंशन या जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल या प्रैक्टिस उस इंडस्ट्री में प्रीवेल कर रहे हैं या पहले से मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर क्लोथिंग में, जैसे कि मान लेते हैं क्लोथिंग में आपको स्टॉक को रिकॉर्ड करना होगा फीफो से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या, पहले जो स्टॉक आया वो पहले बिकेगा। मान लेते हैं आपने 2019 में कोई स्टॉक, मान लेते हैं हम आपने 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को एक स्टॉक, एक बैच स्टॉक मंगाया, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को, और आप लोग सेल कर रहे हैं 1 जुलाई को। तो पहले जो 1 अप्रैल वाला, मान लेते हैं यहाँ पर आपने 50 स्टॉक मंगवाया, यहाँ पे 50, फिर यहाँ पे 50, 25,
फिर यहाँ पे 50, और आप लोग यहाँ पर बेच रहे हैं 100 यूनिट। ठीक, तो पहले जो ये वाला होगा ये बिकेगा, उसके बाद दूसरा जो मई में आया था, उसके बाद इसका जो बचा वो अपना स्टॉक बिक जाएगा यहाँ पर। तो अगर कोई इंडस्ट्री फीफो फॉलो कर रहा है तो उसको वही करना होगा। अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट, या जो चीज़ लास्ट में आया है वो चीज़ पहले बिकेगा, इसी स्टेप का उल्टा हो जाएगा। तो ये अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरह से होता है, क्योंकि वो गुड्स के क्वालिटी पे भी निर्भर होता है। जैसे कि अगर डेलिकेट गुड हुआ या वेजिटेबल हुआ या कोई पेरिशेबल गुड हुआ, तो उसको आपको लीफो मेथड से बेचना होगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चूँकि ये ख़राब हो जाता है। फ्लावरिंग इंडस्ट्री या अलग अलग वेजिटेबल इंडस्ट्री, तो यहाँ पर आपको लीफो मेथड अपनाना होगा। ठीक, दिस प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट every business enterprise must opt for accounting practice prevailing in the industry so that two or more comprises of the same industry can be compared। ये चीज़ कंपैरिजन के लिए भी अभी किया क्यों जाता है, फॉर कंपैरिजन। ये कंपैरिजन के लिए किया जाता है, ताकि दो इंडस्ट्री में अगर किसी में फीफो से बिक रहा और किसी में लीफो से, तो आप लोग यहाँ पर कंपेयर ठीक से नहीं कर पाएंगे, ये आपको मिसलीड करेगा डाटा। जबकि अगर दोनों में इंडस्ट्री में सेम मेथड यूज़ हो रहा है या सेम टेक्निक, या क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल या प्रैक्टिस प्रिवेल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री प्रैक्टिस कन्वेंशन। तो ये मेरा तीसरा वीडियो था इस चैप्टर का। इसी के साथ ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्री या बेसिक जर्नल एंट्री और बेसिक अकाउंटिंग या अकाउंट्स के बारे में, या कितने टाइप के अकाउंट होते हैं और कैसे उनमें डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त में शेयर करिएगा। थैंक यू।